हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैट्रिक्स एजुकेशन में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे डिस्कस करते हुए किस पॉइंट तक हम जाएंगे। तो इस चैनल के द्वारा हम सबसे पहले 9th और 10th की मैथ्स को डिस्कस करेंगे। 9th और 10th की मैथ्स में हम उन चैप्टरों को सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो चैप्टर्स 9th और 10th में कॉमन हैं, और उसमें भी हम सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करेंगे। और एनसीईआरटी के चैप्टर्स को फॉलो करते हुए हम एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाएंगे, और उन क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद हम अपनी फर्दर बुक्स जैसे कि आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल उनको भी हम डिस्कस। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले जोड़ेंगे 9th के पॉलिनोमियल्स चैप्टर को, जो कि एक बेसिक चैप्टर 9th में शुरू होते हुए और 10th में भी हमारे साथ जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर पॉलिनोमियल्स। हिंदी में हम जिसको कहेंगे बहुपद। जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि पॉली मतलब हमारा यहाँ शो हो रहा है कि बहुत सारे, या हमारे एक ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें बहुत सारी टर्म्स आए। पॉलिनोमियल्स के चैप्टर को आगे डिस्कस करने से पहले इसमें एक बेसिक चीज़ ये सीखनी ज़रूरी है कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होंगे। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट हमारे वो जो कि चेंज नहीं होंगे किसी भी वैल्यू पर, मतलब जिनकी एक फिक्स वैल्यू होगी। जैसे कि हमारे अगर हम नंबर में इनको लें तो 1, 2, 3 अप टू एनी नंबर। वेरिएबल हमारे जो कि हम अलग अलग वैल्यूज़ पर वेरी करेंगे, जो हमारे x, y, z, या इनको हम a, b, c इस तरीके से शो कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि हम इनकी वैल्यू को वेरी करा रहे हैं कि नहीं। बट ये जो ए बी सी टर्म है ये हम यहाँ कांस्टेंट में भी शो कर सकते हैं। जो हम कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। बट जो हमारे मेन वेरिएबल होंगे वो हम एक्स, वाई, जेड को फोकस करेंगे, जो कि हमारे वेरिएबल पॉलिनोमियल में चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास आता है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब समझ में आ रहा होगा कि वन वेरिएबल मतलब जिसमें एक सिंगल वेरिएबल होगा, जो हमारा कुछ भी हो सकता है, x, y, z, कुछ भी हम ले सकते हैं। इसको थोड़ा और बता देते हैं कि पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल किस तरीके से शो हो सकता है कि जो भी हमारी पॉलिनोमियल लिखी होगी उसमें एक ही वेरिएबल होगा। अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसमें x वेरिएबल होगा, या वो पूरी पॉलिनोमियल सिर्फ x की होगी। जैसे कि लिखा गया, कोई भी अभी उस पर नहीं जाते हैं कि वो बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है या मोनोमियल है, सिर्फ हम उसको फोकस करते हैं कि वो किस तरीके से हो सकती है। जैसे 2x स्क्वायर इसको लगा देते हैं, 5x प्लस 4, कुछ भी। तो इसमें देखा कि सिर्फ x एक वेरिएबल है। या दूसरी कैसे हो सकती है कि 2y प्लस 15, इसमें देखा कि सिर्फ एक y वेरिएबल आया। या और क्यूब के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि 8x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x। तो तीनों में ये देखने को मिल रहा है कि जो भी वेरिएबल टर्म हैं
वो वेरिएबल सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है। यहाँ पर क्या है, अगर हम पहले क्वेश्चन में देखेंगे एग्जाम्पल में कि x वेरिएबल है, दूसरे में अगर हम देखते हैं तो y वेरिएबल है, या तीसरे में हम देखते हैं तो इसमें भी x वेरिएबल है। तो ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, कहीं भी हमारा x के साथ एक दूसरा वेरिएबल नहीं आया है कि x के साथ यहाँ पर y आ जाता, या y के साथ यहाँ पर z या कुछ आ जाता, या x के साथ y या z एक और आ जाते। तो मतलब सिंगल वेरिएबल है, x है तो सिर्फ x है पूरी हमारी उस पॉलिनोमियल में। 2x स्क्वायर 5x प्लस 4, ये 2y प्लस 15, इसमें सिर्फ y है। या 8x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x सिर्फ एक वेरिएबल है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। अब हम इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले समझेंगे कि क्या कोफिशिएंट होता है और क्या हमारी टर्म्स होती हैं। तो कोफिशिएंट और टर्म को समझेंगे, कितने होंगे कैसे होंगे वो सब आगे देखेंगे। बट कोफिशिएंट बेसिकली और टर्म हमारे होते क्या हैं एक्चुअल में, कि हम किसको कोफिशिएंट बोलेंगे किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी इक्वेशन में, या किसी भी पॉलिनोमियल में हम कौन सा टर्म बोलेंगे, क्या हमारा टर्म होगा। तो जैसे कि मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लिख देता हूँ किसी भी पॉलिनोमियल का, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये एक मैंने पॉलिनोमियल लिखी। मतलब वो मैं आगे बता दूंगा कि हम आगे बता देंगे कि किस तरीके से कौन सी पॉलिनोमियल होगी कौन सी नहीं होगी। लेकिन अभी सबसे पहले उसको समझना जरूरी है कि क्या कोफिशिएंट होगा क्या टर्म होगी, क्योंकि बाद में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या पॉलिनोमियल है। तो देखेंगे कि ये एक मैंने पॉलिनोमियल लिखी जिसमें सबसे पहले आता है 2x स्क्वायर 5x एंड 3। तो इसमें देखेंगे कि जो भी बीच में साइन लगे हुए हैं प्लस के, तो उन प्लस के साइन को देखते हुए हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये पूरा, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद 5x, उसके बाद प्लस का साइन एंड 3। तो जो मैंने सर्कल किए हैं ये हमारी क्या हो जाएंगी, टर्म्स। अगर हम देखें तो ये भी एक टर्म्स है, क्या, 2x स्क्वायर 5x हमारी एक टर्म है और एक 3 हमारी टर्म है। जो भी हमारी प्लस के साइन या माइनस के साइन के साथ साइड में या उसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिखी हुई हैं वो हमारी टर्म होंगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये 3 है तो ये 3 टर्म है तो सिर्फ 3 टर्म की पॉलिनोमियल हो सकती है। सिंगल टर्म पॉलिनोमियल भी पॉलिनोमियल होगी और 2 टर्म भी होगी, वो मैं बताऊंगा अभी। तो जैसे कि यहाँ पर कोफिशिएंट और टर्म को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो टर्म क्लियर हो चुकी है कि ये 2x स्क्वायर पूरी एक इस पॉलिनोमियल में एक टर्म होगी, या फिर 5x एक इसमें टर्म होगी, या इसमें 3 एक टर्म है। तो इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म हो गई, 3 टर्म्स यहाँ पर हो गई। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट जो होगा वो किसी ना किसी पॉलिनोमियल के उस वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा हुआ होगा उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो देखा यहाँ पर कि पॉलिनोमियल बनाने के लिए यहाँ पर क्या चीज़ पॉलिनोमियल बना रही है, ये वेरिएबल x। तो x स्क्वायर x, और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पर x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि x टू द पावर 0 का मतलब होता है 1। तो अगर यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा तो 3 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो x टू द पावर यहाँ 0 लिखा जा सकता है। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x टू द पावर 0 की एक पॉलिनोमियल है। अब अगर हम इसमें बात करें कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट कोई एक नहीं हो सकता, कोफिशिएंट्स हर एक वेरिएबल के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि यहाँ पर x स्क्वायर कोई एक है तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, 2। अगर हमने यहाँ पर देखा कोई है x तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, 5। और यहाँ पर एक लगी हुई है x टू द पावर 0 तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, 3। ये चीज़ अगर क्लियर हुई है तब हम आगे डिस्कस करते हैं कि किसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे और क्या पॉलिनोमियल होगी क्या पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो हम देखेंगे कि वो केस जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कोई भी एक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक आइडेंटिटी
हमारी पॉलिनोमियल होगी या नहीं होगी। अब ये सॉरी किसी भी टर्म की हो सकती है, सिंगल टर्म, डुअल टर्म या थ्री टर्म, कितने भी टर्म हो सकते हैं उसके, बट हमें ये देखना है कि वो एक पॉलिनोमियल होगी या नहीं होगी। तो कोई भी पॉलिनोमियल होने के लिए जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल हमारा होल नंबर में होना चाहिए। अब ये बात अभी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन देखेंगे हम उसको कि किस तरीके से एक पॉलिनोमियल का वेरिएबल जो है वो होल नंबर में होना चाहिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ सबसे पहले एक एक्सप्रेशन या एक पॉलिनोमियल, मैंने लिखा 2x प्लस 5 और एक मैंने लिखा √x प्लस 5। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू रखता हूँ 1 या 2 या 3, तो मेरे को यहाँ पर जो नंबर मिलेगा वो एक होल नंबर में मिल जाएगा। जैसे कि 2 इंटू 1 प्लस 5, 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7। बट वही अगर वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ √2 प्लस 5, अब √2 की जो वैल्यू है वो मेरे को होल नंबर में नहीं मिल रही है, तो इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं दिखाने के लिए कि वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं। जैसे x प्लस 1/x। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ रूट तो नहीं आया, लेकिन अगर यहाँ हम देखें कि एलसीएम लेने के बाद x अपॉन प्लस 1/x का अगर हम एलसीएम लेते हैं जो कि x हुआ, तो यहाँ पर 1 लिख लिया, तो ये 1 का मल्टीप्लाई x और ये x² हो जाएगा और ये यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आया, x² प्लस 1/x, जो कि x जो है वो हमारा एक डिवाइड में है और हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1 और ये x ऊपर जाकर x माइनस में इन्वर्स, जैसे कि पढ़ा होगा 1/x को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये x की पावर -1 हो जाती है, जो कि इस कंडीशन में भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगी क्योंकि ये भी एक होल नंबर नहीं बना रहा है। तो कंडीशन क्या आई कि पॉलिनोमियल होने के लिए उसको होल नंबर होना पड़ेगा। किसको, वेरिएबल को नहीं, सॉरी कांस्टेंट को नहीं, हमारे वेरिएबल को। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था कि √x प्लस 1/x प्लस 3, तो अब एक तो यहाँ पर रूट आ गया जो कि खुद ही होल नंबर में नहीं है और ये 1/x है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर √3x प्लस 5 लिखा है तब ये पॉलिनोमियल होगी। क्यों, क्योंकि हमारा x जो है वो हमारा होल नंबर में है, √3 है, ये हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारा रूट में हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई हो, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम किसको पॉलिनोमियल बोलेंगे और क्या पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो अब जो पीछे हमने एक टॉपिक डिस्कस कर लिया था कि क्या होल हमारा क्या मतलब पॉलिनोमियल में टर्म होगा और क्या हमारा कोफिशिएंट होगा, तो उसको एक बार फिर से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा आगे एक्सरसाइज आने वाली है कि जिसमें हमें पॉलिनोमियल बताना होगा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, या उसमें कौन सा टर्म है, किस टर्म को किस वेरिएबल के लिए क्या कोफिशिएंट है, तो वो सब हमको आगे बताना होगा। तो हम एक बार उसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा 3x², सो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से कि किस तरीके से हमको टर्म्स और कोफिशिएंट देखने होंगे। जैसे मैं एक बार फिर से एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, 3x² प्लस 5x प्लस 8, बीच में माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है, मैं प्लस ले रहा हूँ, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि हमारे वेरिएबल्स के लिए क्या क्या है, x², यहाँ पर क्या है x, और यहाँ पर हमारा क्या है कोफिशिएंट। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर कोफिशिएंट 8 है, लेकिन ये कोफिशिएंट किसका है वो भी बताऊँगा, जैसे मैंने पीछे बता दिया था, लेकिन यहाँ पर भी फिर से डिस्कस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आया x², तो टर्म मैंने बताया था कि
टर्म क्या होंगे, 3x², 5x और 8। तो ये हमारा 3 टर्म का पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इस 3 टर्म पॉलिनोमियल में हमने देखा कि x² और x ये हमारे वेरिएबल हैं। है तो हमारा x ही वेरिएबल, लेकिन x जो है एक x² के उसमें है और एक x के फॉर्म में है। तो x² का अगर हम देखें कि कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² के साथ क्या लगा हुआ है, 3। अगर हम x का कोफिशिएंट देखें तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 5। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 8 है और 8 के साथ कोई x नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर x⁻0, और जो कि x⁻0 आपको पता होगा कि x⁻0 का मतलब 1 होता है। तो 8 × 1 ये अभी भी 8 ही रहा, कोई चेंज तो नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि x⁻0 का कोफिशिएंट क्या है, तो वो कोफिशिएंट हमारा 8 होगा। ये COEF कोफिशिएंट FF के साथ हम समझ लीजिएगा। ये कोफिशिएंट लिखा है मैंने, ठीक है। कोफिशिएंट यहाँ पर 3, यहाँ कोफिशिएंट 5 और यहाँ पर कोफिशिएंट 8। किसका, x⁻0 का। तो इसीलिए यहाँ पर 8 कोफिशिएंट हो गया, यहाँ 5 कोफिशिएंट हो गया और यहाँ पर हमारा 3 कोफिशिएंट हो गया। ठीक है। सो अगर सिर्फ इसको फोकस करें 8x⁻0 को, तो यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हो रही है कि अगर मैं सिर्फ 8 लिख दूँ तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ये 8 एक पॉलिनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मैं 8x⁻0 लिख पा रहा हूँ और x अगर लिख दिया और पावर 0 लिख दिया तो यहाँ पर तो ये होल नंबर 1 बना रहा है, तो मतलब ये 8x⁻0 या 8 भी हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। तो अगर सिंपल सिंगल कांस्टेंट लिखा हुआ है कोई भी, तो ये नहीं है कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, कि वहाँ पर वेरिएबल कोई नहीं लगा हुआ है तो नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि सिंगल अगर 7 लिखा है तो इसके साथ हम x⁻0 लिख सकते हैं जो कि 1 होता है। तो ये हमारा 7 एक पॉलिनोमियल होगा। तो इसको हम 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये x⁻0 के साथ है और ये 8 हमारा कांस्टेंट है यहाँ पर, तो वो कोफिशिएंट हो गया उसका x⁻0 का, और ये x⁻0 हमारी 0 पॉलिनोमियल हो गई। तो अगर कहीं पर बोले कि 0 पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या है, या x⁻0 नहीं बोलेगा वो, उसने सीधे बोल दिया कि 0 पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या है, तो बताना होगा कि 0 पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट 8 है। अब एक छोटा सा पॉइंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं नोट देके कि किस तरीके से कोई पॉलिनोमियल लिखी होगी और उसके वेरिएबल को हम वहाँ पर शो कर रहे होंगे। जैसे कि कोई एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है 5x³ + 3x² - 2x + 5। तो यहाँ पर देखा कि कांस्टेंट तो जो हैं बाकी x² x³ एंड x हमारे वेरिएबल x के साथ लगे हुए हैं। तो वेरिएबल यहाँ पर x है, तो मैं इसको अगर एक नॉर्मल पॉलिनोमियल में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। मैं इसको इस तरीके से शो कर सकता हूँ, कोई भी p नाम दे रहा हूँ मैं, p q r s कुछ भी दे सकता हूँ इसको। p of x = 5x³ + 3x² - 2x + 5। ये एक ऐसा हमारा पॉलिनोमियल बना रहा है जिसमें इस p⁻x में अगर मैं बोलूं कि x = 1, तो अगर मैंने बोल दिया p of 1, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये जो 1 आया ये किसकी जगह पर गया, इस x की जगह पर। इस x की जगह पर अगर 1 गया तो ये सारी 1 की वैल्यू यहाँ पर जितनी भी जगह x है सब में पुट की जाएगी। अगर यहाँ बोल दिया p of 2, तो ये 2 की वैल्यू हमने कहाँ रखी, सबसे पहले इस px में रखी ना। ये यहाँ पर px था, हमने यहीं पर तो p2 रख दिया, तो मतलब हमने x की जगह 2 रखा, और जब x की जगह 2 रखा तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी होंगी। वो किस तरीके से करेंगे वो आगे आएगा। ऐसे ही अगर ये p-2 है
तो हम यहाँ पर सारी -2 की वैल्यू इस x की जगह रखेंगे, वो सब डिस्कस करेंगे आगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो बताना था। बाकी अगर ये p है तो ये x हो गया, और अगर कोई भी पॉलिनॉमियल इस तरीके से लिखिए 5y² - 5y + 10, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p ऑफ y = 5y² - 5y + 10। अब आप कंफ्यूज इसमें मतलब ये होगा कि ये p जो है वो सब में मैं p लिख रहा हूँ तो वो p रहेगा। इसको q ऑफ y भी लिख सकते हैं, इसको r ऑफ y भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं वो आप यहाँ पर, ये कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पर यही आएगा। बट ये मेन जो है, जो कोफिशिएंट हमारे, जो कांस्टेंट है हमारा y, वो हमारे उसी के साथ चलेगा 5y² - 5y + 10, या फिर 5y² - 5y + 10, जिससे कि ये शो हो रहा है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो किस कांस्टेंट के साथ है, y के साथ। q ऑफ y का मतलब क्या हो गया कि y के साथ पूरी हमारी पॉलिनोमियल है। q ऑफ अगर t लिखा होता तो क्या होता 5t² - 5t + 10। तो हमारा जो भी पॉलिनोमियल है वो हमारा किस वेरिएबल के साथ है, t के साथ। या एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लो, जैसे कि अगर ये r ऑफ क्या लिखा होता, r ऑफ u लिख दूँ मैं यहाँ पर, तो r ऑफ u लिख दिया अगर मैंने, तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ भी लिखा है 2 - u + u³ + 6u², कुछ भी, ऑर्डर में नहीं लिखा है, ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो ये यहाँ पर u लिखा है, तो मतलब क्या कांस्टेंट है, वो सॉरी क्या कोफिशिएंट है, वो वेरिएबल यहाँ पर क्या है u। तो उस u वेरिएबल के साथ हमारी पूरी पॉलिनोमियल चली हुई है। ठीक है। सो इस पॉइंट को डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे, या क्या होती है डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की। या फिर हिंदी में हम कहेंगे कि घात उस बहुपद की। ठीक है। तो घात या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से हम क्या समझते हैं, हमें सबसे पहले देखना होगा कि क्या है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे कि मैंने कोई भी पॉलिनोमियल लिखी 5y³ - 3y² + 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल is the maximum power of that, जो भी उस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर होगी वही हमारी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं देखूँ, या आप देख ही रहे हैं कि 5y³ - 3y² + 2 एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है, तो इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या है 3। तो अगर हम यहाँ पर 3 देख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि डिग्री क्या हो गई 3, या घात क्या हुई 3। ठीक है। तो यहाँ पर शो हो रही होगी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी। अब जैसे कि अगर कोई एक नॉर्मल, जैसे कि हमने देखा था कि मैंने अगर लिखा है यहाँ पर 2, तो क्या 2 ये एक पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2x⁻0 लिखा जा सकता है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में क्या डिग्री है, तो जब यहाँ पर 0 है तो इसकी डिग्री 0 हुई। तो यहाँ पर एक चीज़ और पता चल रही है कि किसी भी कांस्टेंट की या कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री होगी वो क्या होगी 0। जैसे कि एक एग्जांपल और देख लीजिए, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ x⁴ - 5x² या 5x³ + 3x + 2। तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी, यहाँ पर हमारी डिग्री हो जाएगी, मैक्सिमम पावर क्या है 4, तो डिग्री हो गई 4। एक और जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, कोई भी एग्जांपल जो कि कांस्टेंट, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट हमारा पॉलिनोमियल हो,
तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने ले लिया, जैसे यहाँ पर 4, तो अब यहाँ पर 4 के साथ हमने क्या लिख दिया, x टू द पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 0। तो डिग्री आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम किसी पॉलिनोमियल की डिग्री को बताते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे कि डिग्री जो है वो 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, या 1 हो सकती है, कि अगर मैंने सिर्फ 2x प्लस 1 लिखा तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई 1, क्योंकि x टू द पावर 1 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक पावर है। अगर मैंने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो यहाँ पर क्या हो गया, पावर क्या है, ये डिग्री क्या है 2, तो ये क्या हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यही हमारी अगर 3 आ जाएगी डिग्री, 2x टू द पावर 3, 2x टू द पावर 3 प्लस 5x² माइनस x प्लस 3। अब यहाँ पर डिग्री क्या आ गई 3, तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि इस तरीके से हम किसी को लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। हिंदी में अगर इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल तो ये हमारी रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसको हम द्विघातीय और इसको हम त्रिघातीय बहुपद बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्यूबिक है तो यहाँ पर त्रिघातीय हो गया, और ये हमारा क्वाड्रेटिक है मतलब ये द्विघातीय हो गया, और ये हमारा लीनियर है तो इसको हम रैखिक बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमारा जो पहली एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की 2.1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसको हम सॉल्व बड़े आराम से कर सकते हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा, क्योंकि इससे ज़्यादा उस एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम चाहें तो एक बार फिर से इसका रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा और किस तरीके से उन चीज़ों को डिस्कस किया। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम बोल रहे थे बहुपद, मतलब कि इसमें हमारे कई सारे पद हों, मतलब कई सारी हमारी टर्म्स हों। टर्म्स हम डिस्कस पहले ही कर चुके थे कि किसको टर्म्स बोलते हैं, किसको कोफिशिएंट बोलते हैं। फिर हम आए थे, हमने देखा था कि कांस्टेंट क्या होते हैं या क्या हमारे वेरिएबल होते हैं। तो कांस्टेंट हमारे वो थे जिनको हम फिक्स कर पा रहे थे या जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर 1 है तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, उसको हम 2 नहीं बोल सकते या 1.5 हम नहीं बोल सकते। फिर हमने बोला था वेरिएबल, तो वेरिएबल हमारा वो था जो हमारा वेरी कर जाए। अब उसके लिए हम इन फिक्स वैल्यू को तो नहीं ले सकते 1 2 3 को, तो हमें कुछ और जाना पड़ेगा जिनको हम हिंदी में चर या अचर बोलते हैं। तो ये हमारे वो नंबर जिनको हम चर बोलते हैं। चर मतलब कि जो हमारे ना चलें, मतलब एक तरीके से हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि चर जो हमारे ना, मतलब जो हमारे चलते रहें, चर सॉरी। अचर मतलब अगर हम आए तो जो हमारे ना चलें, चलें और ना चलें। तो अगर हम x, y, z को फोकस करें तो ये वो हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वो बोल दे कि x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस एंड z इक्वल्स टू दिस, देन अगेन इन नेक्स्ट क्वेश्चन x इक्वल्स टू कोई और वैल्यू हो सकती है, y इक्वल्स टू कुछ और वैल्यू हो सकती है, z के लिए कोई और वैल्यू या मान रखा जा सकता है। तो ये हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल इस तरीके से था। फिर हमने डिस्कस करा कि पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, क्योंकि हमारे सिलेबस में पॉलिनोमियल्स जो हैं वो 1 वेरिएबल हैं। अब 1 वेरिएबल मतलब कि x, y, z जो है वो पूरी हमारी पॉलिनोमियल में एक ही होगा। अगर x है तो वो सिर्फ x होगा, y है तो वो सिर्फ y होगा, z है तो वो सिर्फ z होगा। ऐसा नहीं है कि ये 2x² है तो यहाँ पर 5y हो, यहाँ पर z हो, यहाँ पर 2y है तो यहाँ पर प्लस z लिखा हो। हमारा जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें हमारे साथ सिर्फ x या सिर्फ y या सिर्फ z कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फिर हमने डिस्कस करा था कि कोफिशिएंट और टर्म्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट हमारे, टर्म्स क्या होते हैं। तो कोफिशिएंट हमारे वो जो हमारे वेरिएबल के साथ लगे हुए हों। अब वेरिएबल सिर्फ एक पावर में नहीं हो सकता है, पावर आपने पढ़ी होगी 8th में या 7th में अपने। तो पावर हमारी क्या है, x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 1। यहाँ पर कुछ नहीं था तो मैंने बताया था कि यहाँ पर x टू दी पावर 0 हम
लिख सकते हैं। तो ये हमारी पावर्स हो गई। अब कोफिशिएंट पे हम बात करें तो वेरिएबल के साथ वो कांस्टेंट नंबर जो लगा हुआ है वो हमारा कोफिशिएंट हो गया। सी से कोफिशिएंट, सी से हमारा कांस्टेंट। तो अगर हमने सबसे पहले देखा कि हमारी पॉलिनोमियल लिखी थी 2x² + 5x + 3, मैंने बोला कि टर्म्स को सबसे पहले फोकस करते हैं। तो टर्म्स हमारे वो होंगे जो भी साइन मतलब प्लस या माइनस के साथ जो भी लेफ्ट और राइट में लिखा हुआ है वो सब हमारा टर्म्स होगा। अब प्लस यहाँ पर क्या साइन था, एक प्लस का साइन ये, एक प्लस का साइन ये। अब प्लस के साथ क्या क्या लगा है, लेफ्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले 2x² है, फिर राइट में अगर हम देखें तो ये 5x है, फिर हम देखें प्लस और उसके बाद 3 है, तो यहाँ पर 3 टर्म हो गए। अब ये तो हमारे टर्म हो गए। अगर वो बोलता कि x² का कोफिशिएंट बताओ, तो x² का कोफिशिएंट मतलब ये x²। अब इस x² का कोफिशिएंट मतलब c फॉर कांस्टेंट। तो वो नंबर जो x² के साथ कांस्टेंट है, तो x² के साथ कांस्टेंट क्या है 2, x के साथ कांस्टेंट क्या है 5, और फिर हमारे साथ लास्ट में क्या था 3। अब 3 का भी एक वेरिएबल है, क्या है x⁻0। सो x⁻0 को हम लिख सकते हैं 1, तो वहां पर x⁻0 हुआ और उसका कोफिशिएंट क्या हुआ 3, जिसको मैंने बोला था कि 0 पॉलिनोमियल, मतलब कि ये 0 पॉलिनोमियल है। तो 0 पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या हो गया 3। मैं एक बार लिख भी दे रहा हूं कि x⁻0 जो हमारी 0 पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, फिर हमने डिस्कस करा था कि कैसे हम चेक करेंगे कि कोई भी एक पॉलिनोमियल होगी या क्या हमारा पॉलिनोमियल होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने बोला था कि वो वैल्यू या वो वेरिएबल जो हमारे होल नंबर को डिनोट कर रहा होगा वही हमारी पॉलिनोमियल होगी। और अगर जहां पर हमारा वेरिएबल होल नंबर से बिल्कुल जरा सा भी भटकेगा तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले देखा कि ये √x + 5 लगा है, तो यहाँ पर √x है। अब ये √x की वैल्यू हर एक नंबर पर होल नंबर नहीं होगी। जैसे अगर यहाँ 2 रख देते हैं हम, तो ये 1.41 के आसपास वैल्यू होती है, इसको याद रख सकते हैं 1.414। तो ये होल नंबर नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि 2x + 5, तो इस x पे अगर हम वैल्यू रखें तो वो हमारी एक होल नंबर शो कर रहा है 1 2 3, तो वो x होल नंबर पर ये इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल होल नंबर दे रही है। तो वो वैल्यू वेरिएबल की जो होल नंबर शो कर रही हो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ हम वेरिएबल का होल नंबर होना देखेंगे, कांस्टेंट का होल नंबर होना जरूरी नहीं है। जैसा यहाँ पर डिस्कस करा भी है कि √x + 1/x + 3। अब √x लगा हुआ है तो ये यहाँ पर होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि √3 + x + 5, तो x हमारा होल नंबर हो रहा है। √3 से हमें कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि वो हमारा x का कोफिशिएंट है, मतलब x का कांस्टेंट है। तो √3x + 5 हमारी पॉलिनोमियल होगी। ये रूट सिर्फ 3 पे लगा है, x पर नहीं लगा है। अगर ये x पे लग गया तब ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। फिर हमने डिस्कस करा था कि रिवीजन टर्म और कोफिशिएंट का। फिर हमने उसके बाद डिस्कस करा था कि किस तरीके से हम पॉलिनोमियल को देख सकते हैं, कि क्या पॉलिनोमियल हम लिखेंगे या पॉलिनोमियल को एक इक्वेशन की टर्म में कैसे लिखा जा सकता है। जैसे कि लिखा गया 5x³ + 3x² - 2x + 5। अब इसको लिखना है हमें एक ऐसे फंक्शन में जिसमें अगर हम एक वैल्यू पुट करें उस वेरिएबल के लिए तो वो हर एक के लिए जस्टिफाई कर रहा हो। जैसे कि मैंने p एक नंबर लिख के, लेटर लिख के उसके साथ x फंक्शन लगा दिया। अब ये फर्दर क्लासेस में आप डिस्कस करेंगे कि f ऑफ फंक्शन x या p ऑफ फंक्शन x, क्योंकि फंक्शन जब आएगा। बस यहाँ पर इतना समझिए कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये x की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा इसके लिए। तो x = 1 ये हम यहाँ पर रखेंगे, हमें उस पर p ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी। इसको p ऑफ x बोल सकते हैं, ठीक है, या p का जो फंक्शन है वो x हो गया, इस तरीके से। अब इसको भूल जाइए, p ऑफ x बोल सकते हैं सीधे सीधे, बट आपको बोलने के लिए नहीं आएगा। p1 p2 p-2 हर एक की वैल्यू पर ये इसमें वैल्यू रखेंगे, जो हमको वैल्यू मिलेगी वो हम वैल्यू वहां से निकाल लेंगे। अब ये मैंने p रखा, तो आप ऐसा नहीं है कि p रख सकते हैं, q r s कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जो अंदर ब्रैकेट के साथ लिखा होगा वही हमारे पूरी पॉलिनोमियल में वेरिएबल चलेगा। अगर y है तो y, u है तो u, और अगर x है तो x। ठीक है, फिर हमने देखा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत सिंपल था कि जो भी मैक्सिमम पावर होगी पॉलिनोमियल की वही हमारी डिग्री होगी, या फिर वो हमारी
घात होगी उस बहुपद की। अब घात बहुपद की या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखने के लिए क्या, हमने पहले तो देखा कि वो पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल हमारी वो होगी ही। अब पॉलिनोमियल में हमने देखा कि पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर क्या है या मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर क्यूब बड़ी पावर थी तो ये हमारी डिग्री 3 हो गई। फिर हमने देखा कि ये जो हमारी पॉलिनोमियल है यहाँ पर मैक्सिमम पावर 4 है तो ये हमारी डिग्री 4 हो गई। अब हमारी एक ऐसी पॉलिनोमियल आई जिसमें हमारा कांस्टेंट था। मैंने बताया था कि सिर्फ कांस्टेंट अगर लिखा है तो पॉलिनोमियल होगा, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट लिखा हुआ है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। 2 लिखा है तो 2 x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। x टू द पावर 0 एक पॉलिनोमियल का वेरिएबल है। अब x टू द पावर 0 0 पॉलिनोमियल के लिए कोफिशिएंट क्या हुआ 2 और इसके लिए डिग्री क्या हुई 0, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये हुआ, उसके लिए डिग्री 0 हो गई, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हमारी लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती हैं। नाम से पता चल रहा है, क्वाड्रेटिक मतलब 2, तो जिसकी पावर 2 होगी या डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब डिग्री मतलब मेन डिग्री से मतलब है, पावर से नहीं है। अब डिग्री या पावर वो एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। तो जो डिग्री 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, जिसकी क्यूब 3 डिग्री हो गई वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसकी 1 डिग्री वो लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद 2 डिग्री, 2 जिसकी घात हो या 3 जिसकी घात हो वो त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। तो इसमें हमने अपनी थ्योरी को डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। थैंक यू।